नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। साल 2022 भारत के लिए बेहद उथल पुथल भरा रहा। कोरोना लहर के खौफ से निकलकर उभरने के दौरान इस साल में खूब मदद हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ लेकर भी गया है। इस साल समुदायों के बीच दूरी दिखाई दी तो अर्थव्यवस्था भी साल भर संघर्ष करती नजर आई। न्यायपालिका की बात करें तो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करती वो प्रहरी के रूप में काम करती रही। तो बहुत सारी अच्छी खबर भी लेकर आया साल 2022। G20 की अध्यक्षता से लेकर G5 की शुरुआत तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तक, कुल मिलाकर विसंगतियों और विरोधाभास से भरा रहा साल 2022। साल 2022 बस चंद दिनों का मेहमान रह गया है। इसके बाद नया साल 2023 आने वाला है। साल 2022 देश के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इस साल में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की तो वहीं कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। राजनीतिक नजरिए से भी ये साल देश के लिए बेहद खास रहा। इस साल कई राज्यों के चुनाव में भूचाल देखने को मिला और साल 2022 में 2024 की राजनीतिक तस्वीर नजर आई। लोकतंत्र में चुनावी सफलता को किसी भी राजनीतिक दल की कामयाबी का पैमाना माना जाता है। 2022 चुनावों का साल रहा। इस नजरिए से देखा जाए तो पीएम मोदी की लोकप्रियता उनके कार्यकाल के 8वें साल में भी बरकरार नजर आती है। इस साल पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल और गुजरात में हुए विधानसभा चुनावों में से 5 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी, लेकिन हिमाचल और पंजाब में बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकी। पंजाब में तो किसान आंदोलन को समर्थन देने की वजह से और शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी के गठबंधन टूटने के कारण कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। लेकिन आपसी कलह में उलझी कांग्रेस को जनता ने ठेंगा दिखा दिया और आम आदमी पार्टी को मौका देकर इतिहास रच दिया। आपने 117 में से 92 सीटों पर कब्जा करके ऐतिहासिक जीत हासिल की और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। इससे पहले ऐसी ही जीत 1997 में अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार ने मिलकर हासिल की। यहाँ 56 साल में किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत रही। इन चुनावों में आपने जहाँ 3/4 सीटें हासिल की तो वही कांग्रेस ने 18, शियद ने 3, बीजेपी ने 2 और बसपा ने 1 सीट जीती। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਤਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ 20 फरवरी 2022 ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू में पूरा विपक्ष साफ हो गया। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुई। तो वहीं पंजाब में आपकी जीत ने कांग्रेस के पराभव की बुनियाद रख दी। आप अब कांग्रेस की जगह लेती हुई नजर आ रही है। शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस सुधरती हुई नजर आई। उत्तराखंड में इतना विवाद मचा कि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी दोबारा सत्ता में आने में कामयाब रही और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हरीश रावत अपनी सीट नहीं बचा पाए। हम सब लोग इस निष्कर्ष के थे कि हम यहाँ जीत रहे हैं। लोग परिवर्तन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, बल्कि मैं तो कहता था कि जनता परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है। तो कहीं कहीं कोई ऐसी बात रही कि हम अनंतो गत्वा जो वातावरण था उसको जीत में नहीं बदल पाए। उन कमियों पर हम राज्य स्तर पर भी विचार करेंगे और चूंकि मैं अभियान समिति का चेयरमैन था उस नाते उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है और मैंने कार्य समिति में भी सभी सदस्यों से, लीडरशिप से क्षमा मांगी। मैंने कहा जो है हम आपकी
एस्पिरेशन के अनुसार, आपके आपकी भावना के अनुरूप रिजल्ट नहीं दे सके। और मैं उससे पहले उत्तराखंड की जनता से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, क्योंकि मेरा मानना है उत्तराखंड की जनता हमको उपकृत करना चाहती थी, कहीं कोई चूक रह गई हमसे जिससे हम उस भावना को अपनी जीत में नहीं बदल पाए। तो उसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता से भी माफ़ी मांग चुका हूँ और कांग्रेस से भी माफ़ी मांग, लीडरशिप से भी मैंने कल कहा कि हम उसके लिए सारे राज्य के जो कांग्रेस के नेतृत्व है हम सब लोग क्षमा प्रार्थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। इसे योगी आदित्यनाथ और देश की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में एक नई दिशा दी। यूपी में अखिलेश की घेराबंदी को सीएम योगी ने तहस नहस कर दिया। यूपी में बीजेपी की जीत ने पार्टी को पूरे जोश के साथ होली बनाने का मौका दिया। बीजेपी की जीत को हिंदुत्व की जीत बताया गया। योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा शैली को बीजेपी शासक दूसरे राज्य भी अपनाने लगे। आरोपियों के घर दफ्तर नियमों के उल्लंघन के नाम पर बुलडोजर से गिराए जाने लगे। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सत्ता बरकरार रखी। यह अलग बात है कि हाल ही में हुए उपचुनाव में बिहार और यूपी के रामपुर में एक ही सीट पर कामयाबी मिली, तो वहीं हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की वापसी ने पार्टी की इज्जत बचा ली। यहाँ भी देखना ये दिलचस्प होगा कि आप पार्टी के बीच मझधार में अपना प्रचार छोड़ देना का फायदा कांग्रेस को मिला, जबकि गुजरात में तो कांग्रेस की हार में आम आदमी पार्टी का बड़ा योगदान है। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों के लिए आए नतीजों में बीजेपी ने 156 सीटें जीती। ये राज्य में किसी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने कांग्रेस को 149 सीटें दिलाई। कांग्रेस ने इस बार अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया और पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दूसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वहीं इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। पिछले 27 साल में गुजरात में बीजेपी पर सत्ता विरोधी लहर का कोई असर नजर नहीं आया और 52% वोट पाकर इस चुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वर અમે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે पक्षपात राग के द्वेष विना तमाम लोगों साथे संविधान અને કાયદા અનુસાર न्यायपूर्वक वर्तीश। तो वही 41% वोट पाने वाली कांग्रेस को 27% वोट शेयर पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। इतना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस ने कभी नहीं किया, जबकि 1990 में कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। और साथियों,
इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। कांग्रेस के लिए दर्दनाक बात ये हुई कि पंजाब के बाद गुजरात में आप के कारण उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं आप पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर मचे बवाल के बाद भी दिल्ली निकाय चुनाव में उसे जीतने से कोई नहीं रोक पाया। इस साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में भाजपा के 15 साल के एकाधिकार को तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। साल 2022 में ये देखने को मिला आखिर राजनीति कैसे देश की दिशा तय करती है। इस साल देश की राजनीति में ध्रुवीकरण देखने को मिला, तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी संघर्ष करती नजर आई। कांग्रेस को इस साल नया अध्यक्ष मिला, तो साथ ही पार्टी या कहें कि सियासी टोटा हर दिन देखने को मिला। दरअसल मार्च 2022 के बाद 5 राज्यों में शर्मनाक हार पर कांग्रेस के भीतर जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। हालात ये हुए कि कार्य समिति की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा लेकर हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। लेकिन इन 5 राज्यों में बुरी तरह हार के लिए राज्यों के प्रभारी महासचिवों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस का कितने बड़े नेताओं ने साथ छोड़ा। 2014 से अब तक 222 उम्मीदवारों ने कांग्रेस छोड़ी है। इनमें 177 सांसद और विधायक भी शामिल हैं। वहीं 7 साल में पार्टी छोड़ने के स्ट्राइक रेट की बात करें तो कांग्रेस के 177 सांसद विधायकों ने पार्टी छोड़ी, तो बीजेपी में 33 सांसद विधायकों ने पार्टी छोड़ी। वहीं इस दौरान कांग्रेस में 61 कार्यकर्ता आए तो बीजेपी में 171 लोग शामिल हुए।
वहीं नफा नुकसान की बात करें तो इस दौर में कांग्रेस को 116 सांसद विधायकों का घाटा हुआ और बीजेपी को 140 सांसद विधायकों का फायदा हुआ। लगातार अंतर्कलह और टूट से जूझ रही कांग्रेस अपनी जड़ों की तलाश में निकली। इस बार राहुल गांधी गुजरात में प्रचार पर ध्यान देने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे और बामुश्किल 1 या 2 रैलियां की। ऐसा लगा कि कांग्रेस की ये हार अप्रत्याशित नहीं थी। वो अगले आम चुनाव से पहले उनके खिलाफ चल रही विमर्श के जवाब देने की तैयारी में जुटी थी। गांधी परिवार पार्टी की ही क्षत्रपों और अपनी चापलूसी मंडी की भी आलोचना का निशाना बन रहे थे। वंशवाद के आरोप से जख्मी कांग्रेस अपने दामन के दाग धोने के लिए पार्टी के चुनाव कराने में व्यस्त रही और काफी हद तक ये संदेश देने में जुटी रही कि पार्टी में वंशवाद नहीं। पार्टी इसमें कामयाब भी हुई। बाकायदा शशि थरूर और खड़गे के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस को पार्टी का नया कप्तान मिला। इस चुनाव में खड़गे के हिस्से में 7,897 वोट आए, वहीं थरूर भी 1,072 वोट बटोर कर ले गए। तो साथ ही 416 वोट इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि कई लोगों ने बैलेट पत्र पर राहुल गांधी का नाम लिख दिया था। मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूंगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके। सोनिया जी ने पर्सनल सेक्रीफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी को अब 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया था। दक्षिण से आने वाले खड़गे कांग्रेस के 6वें गैर गांधी अध्यक्ष बने। वहीं राहुल भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण से हिंदी क्षेत्र तक ले गए। तो कहा 3 दिन चलेगी यात्रा, 3 दिन नहीं, ठहर जाओ, 3 दिन चलेगी। फिर हम केरला आए। सुनो 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 फिर हम केरला आए। केरला में कहते हैं केरला में कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां पे यात्रा फ्लॉप होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। कर्नाटक में आए, कर्नाटक में केरला से ज्यादा बड़ा तूफान। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में मुश्किल आएगी। तेलंगाना में फिर से वैसा ही तूफान। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, साउथ में चल गई, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। पता लगा कि तूफान छोड़ो, वहां पे महाराष्ट्र में सुनामी आ गई। फिर कहते हैं ठीक है भैया, हिंदी बेल्ट में तो फेल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश में आए, वो महाराष्ट्र से बड़ी सुनामी चल गई। राजस्थान में उससे भी जबरदस्त, और हरियाणा में तो कोई जवाब ही नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, मुझे चिट्ठी लिखी होम हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। लेकिन इस से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
2022 में बीजेपी ने जोरदार होली मनाई। यूपी में वापसी कर पार्टी ने 24 की दिशा तय कर ली। इसके साथ ही बीजेपी ने जहां 7 राज्यों में से 5 में वापसी की, तो महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर बागियों के सहारे सत्ता हासिल कर ली। हालांकि महाराष्ट्र की टूट का जवाब नीतीश ने बिहार में गठबंधन तोड़कर दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 की शुरुआत बीजेपी ने जीत की जोरदार होली मनाकर की, लेकिन साल के अंत में बीजेपी की हिमाचल हार से विपक्ष के फिर से जिंदा होने की आस लगना शुरू हो गई है। भले ही बीजेपी ने 2022 में हुए 7 राज्यों में से 5 राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन इससे उसकी जीत के ग्राफ में कुछ कमी जरूर आकी गई। साल 2022 में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के लिए भारी पड़ी। यूपी चुनाव हो या गुजरात, बीजेपी के आगे सारी पार्टियां पस्त हो गईं। इधर भारतीय सियासी रण में गुजरात को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। इस बार फिर गुजरात की उसी सियासी जमीन की राजनीतिक प्रयोगशाला में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार ऐसा प्रयोग कर डाला जो चुनावी इतिहास का सबसे अनोखा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज तक किसी भी राज्य में किसी बगैर बड़े मुद्दे के जीता गया ये अब तक का सबसे बड़ा चुनाव है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि गुजरात के इस पूरे चुनाव की खास बात यही रही कि बगैर किसी बड़े मुद्दे को शामिल किए हुए सिर्फ मोदी के नाम पर लड़े गए इस चुनाव में इतनी जबरदस्त जीत हासिल हुई है। ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल हो गया कि आखिर भाजपा 2024 के चुनाव किन मुद्दों पर लड़ने वाली है। हालांकि साल 2022 ऑपरेशन लोटस के लिए खूब मशहूर रहा। महाराष्ट्र बिहार में सत्ता में परिवर्तन भी साल की सुर्खियां बना। महाराष्ट्र में तो बीजेपी के खेल में उद्धव गुट की शिवसेना ऐसी उलझी कि शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव से बगावत कर दी। बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। महाराष्ट्र में उद्धव की कुर्सी छिन गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं इस साल भी बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। नीतीश ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ नीतीश ने अपने पर पलटू राम का आरोप झेलते हुए महाराष्ट्र में हुए पाला बदल का करारा जवाब भी दे दिया। नीतीश अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने को तैयार है। उनसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आकर मिले तो राहुल गांधी, एचडी कुमारस्वामी और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से नीतीश ने दिल्ली आकर मंत्रणा की और समर्थन पाने की गुंजाइश तलाशी। बीजेपी ने भी इसके बाद से ही नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। गठबंधन टूटने के बाद से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। खैर, अब साल 2023 भी चुनावी साल रहेगा। अगले साल जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें लोकसभा की 116 सीटें हैं। इन चुनावों से पता लगेगा कि किस पार्टी का इन राज्यों में ज्यादा जनाधार है। कहा जा रहा है कि 2023 पूरी तरह से 2024 की राजनीतिक पटकथा को आकार देगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना राज्यों के परिणाम से पता चलेगा कि भारतीय राजनीति की हवा का रुख किस तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।